एलन मैथिसन ट्यूरिंग का जन्म 23 जून 1912 को लंदन में हुआ था। बचपन से ही ट्यूरिंग को गिनती और मशीनों में दिलचस्पी थी। वो अपने आप छोटे छोटे विज्ञान के प्रयोग करते थे, जैसे बगीचे में केमिकल मिलाकर देखना या साइकिल की चैन से गोल घुमाने के तरीके समझना। उनका बचपन ज्यादातर पालक परिवारों के साथ बीता। उनके माता पिता अलग अलग रहते थे क्योंकि उनके पापा की नौकरी भारत में थी और माँ भी कभी कभी ही इंग्लैंड आती थी। ट्यूरिंग के बड़े भाई जॉन थे, जो बाद में वकील बने। दोनों भाइयों की परवरिश घर से दूर पालक माता पिता के पास हुई, जिससे उन्हें बचपन में काफी अकेलापन भी महसूस हुआ। ट्यूरिंग ने 9 साल की उम्र में हेजलहर्स्ट स्कूल में पढ़ाई शुरू की। वहां वे पढ़ाई में ठीक ठाक थे, लेकिन उनका ध्यान ज्यादा अपने खुद के विज्ञान के प्रयोगों में रहता था। उनको शतरंज खेलना भी बहुत अच्छा लगता था और वो अपने आप कठिन चालें निकालने में लगे रहते थे। बाद में ट्यूरिंग ने शरबोर्न स्कूल में दाखिला लिया। वहां की पढ़ाई का तरीका और खेलकूद का माहौल उनके मन मुताबिक नहीं था, क्योंकि वहां मुख्य तौर पर लैटिन और ग्रीक सिखाई जाती थी, जो उन्हें समझना मुश्किल लगता था। लेकिन गणित और विज्ञान में वे हमेशा आगे रहे। 1936 में ट्यूरिंग ने एक बहुत जरूरी रिसर्च पेपर लिखा। उसमें उन्होंने मशीन के बारे में एक नया विचार दिया, जिससे ये समझाया जा सका कि कौन से सवालों के जवाब मशीन से निकाले जा सकते हैं और कौन से नहीं। इसी सोच से आगे चलकर कंप्यूटर विज्ञान की नींव पड़ी। दूसरे विश्व युद्ध के समय ट्यूरिंग ने जर्मन सेना के एनिग्मा कोड को तोड़ने में बड़ी मदद की। उन्होंने और उनकी टीम ने एक मशीन बनाई जिससे दुश्मन के संदेश पढ़ना आसान हो गया और इसी वजह से युद्ध में काफी फायदा मिला। युद्ध के बाद ट्यूरिंग ने कंप्यूटर बनाने पर भी काम किया और मशीनों को इंसानों जैसा सोचने पर कई प्रयोग किए। 1950 में उन्होंने मशीन और इंसान की सोच में फर्क समझने के लिए एक खेल की बात की, जिसे बाद में ट्यूरिंग टेस्ट कहा गया। ट्यूरिंग की निजी जिंदगी आसान नहीं रही। उनको उनकी समलैंगिकता की वजह से सजा दी गई। उनकी तबीयत खराब होती गई। आखिरकार 7 जून 1954 को उनकी मौत हो गई। बहुत लोगों का मानना है कि उन्होंने खुदकुशी की थी, लेकिन कुछ लोग इसे हादसा भी मानते हैं। ट्यूरिंग के माता पिता ने उन्हें इंग्लैंड में ही पालने का फैसला किया था, ताकि वहां की आबोहवा में वे ठीक रह सके। उनके पिता भारत में नौकरी की वजह से अधिकतर बाहर रहते थे। उनकी माँ भी भारत और इंग्लैंड के बीच आती जाती रहती थी। ट्यूरिंग के जीवन में परिवार का अपनापन थोड़ा कम था, लेकिन घर की पढ़ाई और विज्ञान से जुड़े किस्सों ने उनकी सोच को आगे बढ़ाया। उनके बड़े भाई ने बताया था कि बचपन में वे दोनों अकेले रहते थे, ज्यादातर समय अपने में ही रहते थे। ट्यूरिंग को बचपन से ही किताबें पढ़ने और अपने सवालों के जवाब खुद खोजने का शौक था। उनके स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा कि ट्यूरिंग का विज्ञान पढ़ना जरूरी पढ़ाई से ध्यान भटकाने जैसा है। जुलाई 1931 में ट्यूरिंग ने फिजिक्स और केमिस्ट्री में सबसे अच्छे नंबर पाए। ट्यूरिंग को शुरू से विज्ञान में खुद से प्रयोग करने का शौक था। उन्होंने केमिकल रिएक्शन पर गणित की मदद से जो काम किया, उसके लिए स्कूल में इनाम भी मिला था। उनकी माँ को लगता था कि ट्यूरिंग का ऐसे कठिन किताबें पढ़ना उन्हें आम बच्चों जैसा नहीं रहने देगा। ट्यूरिंग को गणित और विज्ञान के बारे में खुद से सोचने और समझने में मजा आता था। वो सीधे सपाट तरीके से चीजों को समझते थे। पुराने तरीके की रटने वाली पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी नहीं थी। ट्यूरिंग की मुलाकात शेरबोर्न स्कूल में क्रिस्टोफर मोरकॉम से हुई थी। मोरकॉम उनसे 1 साल बड़े थे और पढ़ाई में बहुत तेज थे। दोनों की दोस्ती पढ़ाई, गणित, केमिस्ट्री, तारों और विज्ञान के प्रयोगों को लेकर और गहरी हो गई थी। दोनों अक्सर मिलकर केमिस्ट्री लैब बनाते, साइंस के सवालों पर बात करते, शतरंज खेलते और ब्रेक में नए नए आइडिया शेयर करते। ट्यूरिंग के दिल में मोरकॉम के लिए गहरा लगाव था, लेकिन दोनों की दोस्ती बस साथ में पढ़ाई और विज्ञान में दिलचस्पी पर ही टिकी थी।
दिसंबर 1929 में दोनों साथ में कैम्ब्रिज गए थे। मोरकॉम की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। वे बचपन में बिना उबाले दूध पीने की वजह से बीमार हुए थे। आखिरकार 13 फरवरी 1930 को उनकी मौत हो गई। उस समय उनकी उम्र 18 साल थी। मोरकॉम की मौत से ट्यूरिंग को बहुत गहरा सदमा लगा। ट्यूरिंग सोचने लगे कि क्या इंसान की सोच और यादें उसके शरीर के बिना भी कहीं रह सकती हैं। उन्होंने आत्मा जैसी बातों को नहीं माना और विज्ञान के आधार पर सोचने लगे कि दिमाग कैसे काम करता है। इसी वजह से ट्यूरिंग का ध्यान आगे चलकर दिमाग और मशीन की सोच को समझने में गया। उन्होंने 1932 में नेचर ऑफ स्पिरिट नाम से एक निबंध भी लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि सोच और यादें असल में दिमाग के बनावट पर ही टिके होते हैं। मोरकॉम के जाने के बाद ट्यूरिंग ने खुद को पूरी तरह गणित में लगा लिया। ट्यूरिंग ने अक्टूबर 1931 में कैम्ब्रिज के एक कॉलेज में दाखिला लिया था। वहां उन्होंने गणित की पढ़ाई की। 1935 में ट्यूरिंग को कॉलेज का फेलो चुना गया। उन्होंने गाउसियन एरर फंक्शन पर एक रिसर्च किया था, जिसमें गणित की मदद से गलती निकालने के तरीकों पर काम किया। उनकी गणित में पकड़ शुरू से ही मजबूत थी। कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान ही ट्यूरिंग ने 1936 में एक बहुत जरूरी रिसर्च पेपर लिखा। इसमें उन्होंने मशीन से गिनती और हिसाब लगाने के नए तरीके बताए। उन्होंने एक काल्पनिक मशीन का विचार दिया, जिसे ट्यूरिंग मशीन कहा जाता है। इससे यह साबित हुआ कि हर सवाल का जवाब मशीन से नहीं निकाला जा सकता। इस काम से कंप्यूटर विज्ञान का नया रास्ता खुला। ट्यूरिंग के इस रिसर्च के साथ ही दुनिया में कंप्यूटर के सोचने और काम करने के तरीके की बुनियाद रखी गई। 1936 में ट्यूरिंग पढ़ाई के लिए अमेरिका गए। वहां उन्होंने एक नामी गणितज्ञ के साथ मिलकर आगे की पढ़ाई की और 1938 में पीएचडी की डिग्री हासिल की। उनकी रिसर्च में भी गणित, तर्क और मशीनों की सोच को जोड़ने की कोशिश की गई थी। ट्यूरिंग मशीन, जो उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में बताई थी, एक ऐसा तरीका है जिससे मशीन की मदद से गिनती और हिसाब लगाया जा सकता है। ट्यूरिंग ने सोचकर एक ऐसा तरीका बताया जिससे कोई भी इंसान किसी नियम के हिसाब से निशान और चिन्ह बदल सकता है, और ऐसे में कौन सी चीजें गिनी या निकाली जा सकती हैं, ये पता चल जाता है। इसमें असली मशीन की कोई सीमा नहीं मानी जाती, बस एक काल्पनिक मशीन होती है जो कभी भी रुक सकती है या चलता रह सकता है। इस मशीन के 4 हिस्से होते हैं। पहला, एक बहुत लंबी पट्टी होती है जिसमें छोटे छोटे खाने बने होते हैं और हर खाने में एक निशान या खाली जगह होती है। दूसरा, एक सिर होता है जो एक ही खाने पर रहता है, वहां से निशान को मिटा या बदल सकता है और एक खाना दाएं या बाएं चल सकता है। तीसरा, एक छोटा सा सिस्टम होता है जिसमें बहुत कम अंदरूनी हालात होते हैं और शुरुआत में एक ही हालात में रहता है। चौथा, एक सूची होती है जिसमें बताया जाता है कि किस हालात और किस निशान पर मशीन क्या करेगी, किस दिशा में सिर घुमाएगी, कौन सा नया हालात लेगी। मशीन तब तक चलती है जब तक कोई नियम बचा रहता है, और जब नियम खत्म हो जाता है या अंतिम हालात आ जाता है तो मशीन रुक जाती। मशीन शुरू में तब चालू होती है जब पट्टी पर कुछ निशान लिखे रहते हैं, सिर पहले खाने पर होता है और सिस्टम शुरू के हालात में होता है। मशीन हर बार नया नियम लागू करती है और चलती रहती है जब तक रुकने का हालात न आ जाए। आखिर में पट्टी पर जो लिखा रहता है वही इसका जवाब होता है। ट्यूरिंग ने दिखाया कि इस तरीके से जितने भी निशान या अंक निकाले जा सकते हैं, उन्हें मशीन से निकाला जा सकता है, और ये वही अंक होते हैं जिन्हें गिनना या हिसाब करना मुमकिन है। ट्यूरिंग ने एक खास तरह की मशीन भी बताई थी जिसे यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन कहते हैं। ये मशीन किसी भी दूसरी ट्यूरिंग मशीन के नियम और इनपुट पट्टी को पढ़कर उसी की तरह काम कर सकती है। इससे ये बात सामने आई कि एक ही मशीन से हर तरह की गिनती या हिसाब किया जा सकता है।
बस उसमें अलग अलग नियम और इनपुट डालने होते हैं। इसी सोच से आगे चलकर कंप्यूटर की नींव रखी गई, जिसमें प्रोग्राम और डेटा एक ही जगह रह सकते हैं। 1936 में ट्यूरिंग ने अपने रिसर्च पेपर में बताया कि हर सवाल का जवाब निकालने के लिए कोई एक तय तरीका नहीं हो सकता। कई सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब मशीन से निकालना मुमकिन नहीं है। उन्होंने दिखाया कि कोई भी नियम या तरीका ऐसा नहीं बन सकता जिससे हर बार किसी भी मुश्किल सवाल का जवाब मिल ही जाए। इसी सोच से यह भी पता चला कि मशीन कब रुकेगी या रुकेगी भी या नहीं, यह भी हमेशा पहले से नहीं बताया जा सकता। ट्यूरिंग ने इस बारे में एक दिक्कत बताई जिसे हल्टिंग प्रॉब्लम कहा जाता है। इसमें यह पूछा जाता है कि क्या कोई तरीका है जिससे हम पहले ही जान लें कि मशीन किसी इनपुट पर कब रुकेगी या नहीं। ट्यूरिंग ने साबित किया कि इसका कोई पक्का तरीका नहीं है। ट्यूरिंग ने अपने पेपर में बताया कि जो अंक मशीन से गिने जा सकते हैं वे गिनती में तो आते हैं, पर सारे असली अंक ऐसे नहीं होते। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें कोई मशीन नहीं निकाल सकती। उन्होंने इस बात को छोटे छोटे हिस्सों में समझाया। इसी सोच से ट्यूरिंग ने यह भी बताया कि गणित के बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब निकालने का कोई तय तरीका नहीं है। उनकी सोच से कंप्यूटर विज्ञान में यह बात तय हुई कि मशीनों से हर सवाल हल नहीं किया जा सकता। इसी वजह से आगे चलकर मशीन, प्रोग्राम और दिमाग के सोचने के तरीके को समझने की नई राह खुली। ट्यूरिंग के इस मॉडल में मशीन एक पट्टी पर छोटे छोटे हिस्सों में चिन्हों के साथ काम करती है और यह तरीका बताता है कि मशीन से कौन कौन से काम आसानी से किए जा सकते हैं। इससे यह भी साफ हो गया कि गिने जा सकने वाले असली अंक तो सीमित हैं, जबकि असली अंकों की पूरी गिनती बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि कुछ सवाल ऐसे हैं जिन्हें मशीन से नहीं सुलझाया जा सकता। सबसे बड़ी बात ट्यूरिंग के काम में यह थी कि उन्होंने हल्टिंग प्रॉब्लम का हल न होना साबित कर दिया। इसमें यह पता करना होता है कि कोई मशीन किसी इनपुट पर रुक जाएगी या हमेशा चलती रहेगी। ट्यूरिंग ने दिखाया कि कोई भी तरीका ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो हर बार यह ठीक ठीक बता दे कि मशीन रुकेगी या नहीं। अगर ऐसा कोई तरीका मान भी ले तो उसी का इस्तेमाल करके उल्टा मामला पैदा हो जाता है, जिससे गड़बड़ी साबित हो जाती है। इसी वजह से मशीन की बहुत सारी गिनती और काम ऐसी होती है जिन्हें किसी भी नियम या तरीका बनाकर हल नहीं किया जा सकता। ट्यूरिंग के इस काम से यह भी साबित हो गया कि हर सवाल का जवाब मशीन से नहीं निकाला जा सकता, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनके लिए कोई नियम या तरीका नहीं बन सकता। इसी सोच ने आगे चलकर कंप्यूटर विज्ञान की नींव रखी। अब सबको पता चल गया कि मशीनों से तो बहुत काम हो सकते हैं, लेकिन हर सवाल हल नहीं किया जा सकता। ट्यूरिंग की इस सोच को आगे चलकर चर्च ट्यूरिंग सिद्धांत कहा गया। इसमें यह माना गया कि मशीन से हल होने वाला कोई भी सवाल ट्यूरिंग मशीन से भी हल किया जा सकता है। यह पूरी तरह साबित तो नहीं हुआ, लेकिन जितनी भी मशीनें आज तक बनी हैं, सब इसी सोच पर काम करती हैं। 1938 में ट्यूरिंग को गुप्त कोड तोड़ने वाली एक सरकारी संस्था में बुलाया गया। ट्यूरिंग ने वहां बहुत ही खास ट्रेनिंग ली और मशीनों के कोड पढ़ना सीखा। जर्मनी की एक मशीन थी जिसके कोड तोड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि उससे भेजे गए संदेश पकड़ना मुश्किल था। युद्ध शुरू होने से पहले ट्यूरिंग ने वहां के बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया। उन्होंने पोलैंड के बनाए गए तरीकों और मशीनों को समझा और उन्हें नया रूप दिया। जंग शुरू होने के बाद 3 सितंबर 1939 को ट्यूरिंग ने अपना पूरा समय उस गुप्त कोड तोड़ने के काम में लगाना शुरू किया। वे एक जगह पहुंच गए जहां से सारे ऑपरेशन चलाए जाते थे। वहां उनका मुख्य काम जर्मनी की नेवी के कोड को तोड़ना था, जिसमें नई नई दिक्कतें आती रहती थीं। फरवरी 1940 में ट्यूरिंग को एक टीम का नेतृत्व सौंपा गया, जिसमें गणित और भाषा के जानकार शामिल थे।
उनकी टीम हर रोज बदलने वाले कोड और सेटिंग को पहचानने की कोशिश करती थी। शुरू में टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ी। जर्मन सेना के कोड हर रोज बदलते थे और कोड की सारी संभावनाएं बहुत ज्यादा थीं। टीम ने ऐसे शब्दों को पकड़ना शुरू किया जो हर संदेश में आते थे, जैसे मौसम की खबर या दूसरी आम बातें। इन्हें पकड़कर उन्होंने अलग अलग मशीन के तार और घुमाव को पहचानने की कोशिश की। कभी कभी जब जर्मन सेना की किताबें या मशीन के हिस्से हाथ लग जाते थे तो टीम का काम थोड़ा आसान हो जाता था। इन सब तरीकों की वजह से धीरे धीरे कोड तोड़ना संभव हुआ, लेकिन अभी भी असली सफलता पाने के लिए और नई मशीनों और तरीकों की जरूरत थी। ट्यूरिंग ने गुप्त कोड तोड़ने के लिए पोलैंड की बनाई मशीन को और आगे बढ़ाया, जिससे नई जर्मन मशीनों के कोड भी पढ़े जा सकते थे। इस तरह ट्यूरिंग और उनकी टीम ने जंग में बड़ा योगदान दिया। ट्यूरिंग ने कोड तोड़ने के काम में एक नया तरीका निकाला। वे ऐसे शब्द खोजते थे जो अक्सर जर्मन संदेशों में आते थे, जैसे मौसम की रिपोर्ट। इन्हीं शब्दों की मदद से मशीन के अलग अलग सेटिंग्स को जल्दी परख सकते थे और गलतियां पकड़ सकते थे। इसी से पता चलता था कि कौन सा कोड सही है और कौन सा नहीं। साथ ही एक और साथी ने मशीन के तार जोड़ने के खास तरीके का फायदा उठाया। इससे कोड का अनुमान लगाने की मेहनत बहुत कम हो गई और रोज के कोड को खोजने में बहुत आसानी हुई। अब मशीन 3 बड़े घूमने वाले हिस्सों के साथ बहुत तेज चल सकती थी, जिससे पहले जो काम हाथ से नहीं हो सकता था अब मशीन से हो जाता। इस मशीन का नाम बम्ब था, जिसे बनाने में कई महीनों का वक्त लगा। पहली मशीन 14 मार्च 1940 को तैयार हुई थी। इसके बाद एक और बेहतर मशीन बनी, जिसमें नया तरीका भी जोड़ा गया। हर मशीन में 108 ड्रम लगे थे और इसका वजन बहुत ज्यादा था। ये मशीनें दिन रात चलती थीं और बहुत सारे संदेशों को कुछ ही घंटों में हल कर लेती थीं। धीरे धीरे 200 से भी ज्यादा ऐसी मशीनें बन गईं, जिन्हें चलाने में बहुत सारी महिलाओं ने भी मदद की। मई 1940 में जर्मन सेना ने अपनी मशीन में एक और घूमने वाला हिस्सा जोड़ दिया, जिससे कोड और भी मुश्किल हो गया। ट्यूरिंग ने एक नया तरीका निकाला, जिसे बेनब्यूरिज्म कहा जाता है। इसमें हर रोज 2 एक जैसे संदेशों को देखकर मशीन के सेटिंग्स का अनुमान लगाया जाता था। इसके लिए खास कागज की पट्टियां बनवाई जाती थीं, जिनसे अलग अलग सेटिंग्स के हिसाब से मिलान किया जाता था। इससे हजारों संभावनाओं में से कुछ ही बचती थी, जिन्हें फिर मशीन से जल्दी परखा जा सकता था। इस काम में बहुत ध्यान और मेहनत लगती थी, लेकिन अब कुछ ही घंटों में जर्मन नेवी के संदेश पढ़े जा सकते थे। जब जर्मन ने अपनी मशीन और ज्यादा मजबूत बना दी, तब फिर नई मशीनों और पुराने कोड हाथ लगने पर ही काम आगे बढ़ पाया। जुलाई 1942 में ट्यूरिंग ने एक और तरीका निकाला, जिससे जर्मन सेना के दूसरे कोड भी पढ़े जा सकते थे। इसमें संदेशों के छोटे छोटे हिस्से निकालकर उनकी तुलना की जाती थी, ताकि कोड का असली तरीका पता चल सके। यह काम हाथ से किया जाता था, लेकिन इसमें बहुत समय लगता था। बाद में ट्यूरिंग ने मशीनों की मदद से इस काम को और तेज कर दिया। उन्होंने मशीनों के लिए जरूरी नियम और डिजाइन बताए, जिससे हजारों शब्द बहुत जल्दी जांचे जा सकते थे। इसी से आगे चलकर पहली इलेक्ट्रॉनिक मशीनें बनी, जो बहुत तेज चलती थीं और जर्मन सेना के सबसे गुप्त संदेश भी जल्दी पढ़ सकती। ट्यूरिंग के इन सब तरीकों ने जंग में बहुत बड़ा फर्क डाला। ट्यूरिंग ने कोड तोड़ने की मशीनों में गणना और अनुमान का तरीका अपनाया। उन्होंने पहिए के घूमने और अलग अलग अक्षरों के मिलने की संभावना को ध्यान में रखा। इस वजह से मशीनें जर्मन सेना की 12 पहिए वाली गुप्त मशीन का कोड भी निकाल सकती थीं। 1945 तक 10 कोलोसस मशीनें हर रोज 10 लाख से ज्यादा संदेशों को पढ़ने में काम आती थीं। इस समय तक ट्यूरिंग खुद इस काम में उतना जुड़ा नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अब अपना ध्यान दूसरी रिसर्च पर लगा दिया था।
युद्ध के दौरान ट्यूरिंग ने एक और खास काम किया। उन्होंने एक छोटी मशीन बनाने में मदद की जिससे फौज के लोग आपस में बात करते समय अपनी आवाज को गुप्त बना सके। यह मशीन आवाज को कुछ इस तरह से बदल देती थी कि बिना चाबी के कोई उसे समझ नहीं सकता था। पुरानी मशीनें बहुत बड़ी और भारी थीं, लेकिन ट्यूरिंग ने कोशिश की कि मशीन छोटी हो जिससे फील्ड में आसानी से इस्तेमाल हो सके। उन्होंने एक साथी के साथ मिलकर इस मशीन पर काम किया। इसमें आवाज को हजारों बार हर सेकंड में तोड़कर उसमें बदलाव किया जाता था, जिससे गुप्त संदेश बन जाता था। जून 1934 को ट्यूरिंग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मशीन ने कामयाबी से आवाज को गुप्त बनाकर फिर सही सलामत निकाल लिया। मशीन पूरी तरह तैयार तो हो गई थी, लेकिन युद्ध के खत्म होते ही उसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो सका। बाद में इस काम की असली अहमियत तब सबको पता चली जब ये जानकारी बहुत साल बाद सामने आई। युद्ध के बाद ट्यूरिंग ने एक नई इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाने का सपना देखा। उन्होंने एक ऐसी मशीन का डिजाइन तैयार किया जिसमें प्रोग्राम और डेटा दोनों को याद रखने की जगह हो। उन्होंने बहुत तेज काम करने वाली मशीन का खाका बनाया जिसमें हर काम के लिए अलग अलग हिस्सा था। इस मशीन की मेमोरी के लिए उन्होंने खास ट्यूब बनवाई जिनमें आवाज के रूप में डाटा कुछ देर तक घूमता रहता था। ट्यूरिंग की मशीन के डिजाइन में हर छोटे बड़े काम के लिए अलग रजिस्टर रखे गए थे, जिससे मशीन की स्पीड कई गुना बढ़ सकती थी। ट्यूरिंग की कोशिश थी कि मशीन में प्रोग्राम इस तरह से चले कि टाइम की कोई बर्बादी ना हो, लेकिन सरकारी दफ्तरों की देरी और संसाधनों की कमी के चलते पूरी मशीन उनके रहते बन नहीं सकी। बाद में ट्यूरिंग ने वहां से इस्तीफा दे दिया और एक दूसरी जगह काम करने चले गए। उनकी बनाई छोटी मशीन बाद में तैयार हुई, जिसने ट्यूरिंग के डिजाइन की कामयाबी साबित कर दी। पूरी मशीन आखिरकार 1958 से 60 के बीच तैयार हुई, जिसे बाद में एक दूसरी कंपनी ने अपनाया और आगे छोटी कंप्यूटर मशीनें भी इसी सोच पर बनी। 1948 में ट्यूरिंग ने एक नए लैब में काम शुरू किया। वहां टीम ने दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर चलाया जिसमें प्रोग्राम भी जमा किए जा सकते थे। ट्यूरिंग ने मशीन के प्रोग्राम बनाने पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने कंप्यूटर के लिए काम के छोटे छोटे हिस्से यानी सब रूटीन बनाए, जिससे बार बार उसी कोड का इस्तेमाल किया जा सके। इसी से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का नया तरीका शुरू हुआ, जिससे हर बार नया कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ट्यूरिंग ने प्रोग्रामिंग के तरीके पर पहली किताब भी लिखी। उसमें मशीन के नियम, कोड कैसे बनाएं और कौन कौन से स्टेप काम आते हैं, ये सब बहुत आसान भाषा में समझाया गया था। ट्यूरिंग ने कंप्यूटर पर शतरंज और चेकर्स जैसे खेलों के लिए भी प्रोग्राम तैयार किए। वह मशीन से खुद से सीखने की कोशिश करते थे, जैसे कंप्यूटर खुद अपनी चाल सुधार सके। यहीं से मशीन की समझ और बुद्धि पर उनका ध्यान गया, जो आगे चलकर ट्यूरिंग टेस्ट में बदल गया। लेकिन 1952 में उनके साथ एक घटना हुई, जिसकी वजह से उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और फिर उन्होंने गणित और जीव विज्ञान के मेल पर ध्यान देना शुरू किया। ट्यूरिंग ने 1952 में एक नया तरीका बताया, जिससे जीवों के शरीर पर अलग अलग पैटर्न जैसे धारियां या बिंदियां बनती हैं। उन्होंने समझाया कि शरीर में दो तरह के रसायन एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं। जब ये दोनों अलग अलग गति से चलते हैं तो शरीर पर नए नए डिजाइन बन जाते हैं। उन्होंने बताया कि यह सब अपने आप बिना बाहर से किसी नक्शे के सिर्फ रसायन की गति और मेल से होता है। ट्यूरिंग ने इसके लिए गणित के फॉर्मूलों का इस्तेमाल किया, जिससे ये भी पता चल सके कि किस जगह पर कौन सा पैटर्न बनेगा। ट्यूरिंग ने बताया कि ये तरीका शरीर के शुरू के विकास में, जैसे बच्चे के अंग बनते वक्त, सबसे काम आता है। उन्होंने साफ कहा कि तब तो विज्ञान के पास ज्यादा जानकारी नहीं थी, पर उनका तरीका सीधा और गणित पर आधारित था।
उनके काम से यह समझना आसान हो गया कि कैसे जीन सिर्फ रसायन के रेट बदलकर पूरे शरीर का नक्शा बना सकते हैं। इस सोच ने आगे चलकर जीव विज्ञान में भी नई दिशा दी। ट्यूरिंग ने अपनी रिसर्च में अलग अलग डिजाइन बनते समय गणना के जरिए ये भी बताया कि एक लाइन में कैसे धारियां बनती हैं और दो तरफ में कैसे गोल बिंदियां बनती हैं। उन्होंने पत्तियों के लगने के तरीके को भी समझाने की कोशिश की। उन्होंने साफ किया कि ये डिजाइन अपने आप बनते हैं जब शरीर के अंदर रसायन एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं, न कि पहले से कोई नक्शा बना होता है। ट्यूरिंग ने सुझाव भी दिए कि अगर किसी जीव के शरीर में रसायन की मात्रा या उसकी गति बदल दी जाए तो डिजाइन भी बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये सब प्रयोगों से भी जांचा जा सकता है। उस वक्त कंप्यूटर इतने ताकतवर नहीं थे, इसलिए ट्यूरिंग ने खुद गणना करके या हाथ से स्केच बनाकर ही समझाया कि कैसे एक जैसे हिस्सों में धीरे धीरे बदलाव आकर नया डिजाइन बन जाता है। उनके काम से बाद में जानवरों की चमड़ी के डिजाइन और अंगों के बनावट को समझने में बहुत मदद मिली। 1941 की शुरुआत में ट्यूरिंग ने अपनी साथी जॉन क्लार्क को शादी के लिए पूछा। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी और साथ में वे कई बार घूमने फिरने भी जाते थे। जॉन ने भी हाँ कर दी। ट्यूरिंग ने उसे अपनी सच्चाई बता दी कि वह महिलाओं की तरफ आकर्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि हो सकता है शादी न चले। जॉन ने शुरू में इसे ज्यादा बड़ा नहीं माना, लेकिन बाद में ट्यूरिंग को लगा कि ये सही नहीं होगा। गर्मियों के आखिर में दोनों की सगाई आपसी सहमति से टूट गई। इसके बाद भी दोनों अच्छे दोस्त रहे और जॉन ने हमेशा ट्यूरिंग की तारीफ ही की। उस जमाने में समाज में ऐसे मामलों पर खुलकर बात नहीं होती थी। ट्यूरिंग की सच्चाई सबसे सामने बहुत बाद में आई। ट्यूरिंग खुद समलैंगिक थे और उन्होंने कभी अपनी पहचान छुपाई नहीं। 1952 में जब उनके घर चोरी हुई तो पुलिस ने उनसे पूछताछ की। ट्यूरिंग ने साफ साफ अपनी सच्चाई पुलिस को बता दी। इस वजह से उनके ऊपर केस चला और पुराने कानून के तहत उन पर मुकदमा हुआ। ट्यूरिंग ने किसी बात को छुपाया नहीं। उस समय ऐसे मामलों पर बहुत सख्त सजा दी जाती थी। उनका सबसे ज्यादा जाना पहचाना रिश्ता अर्नोल्ड मरे नाम के युवक से था, जिससे ट्यूरिंग की मुलाकात एक सिनेमा के बाहर हुई थी। दोनों का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला। दोनों की दोस्ती के दौरान कुछ पैसे चोरी हो गए थे, तो पुलिस को सब पता चल गया। ट्यूरिंग ने फिर भी सब कुछ खुलकर बता दिया। अर्नोल्ड पर भी केस चला, लेकिन उसे कम सजा मिली। ट्यूरिंग का ज्यादा कोई और रिश्ता नहीं रहा। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी हमेशा चुपचाप ही बिताई, क्योंकि उस समय ऐसे मामलों पर समाज में बहुत दबाव था। बचपन में स्कूल के दोस्त क्रिस्टोफर से ट्यूरिंग का गहरा लगाव था, लेकिन वो रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ पाया। 23 जनवरी 1952 को ट्यूरिंग के घर चोरी हो गई थी। चोर ने खिड़की तोड़कर घर में घुसकर 100 पाउंड और कुछ जरूरी सामान चुरा लिया था। ट्यूरिंग की मुलाकात 19 साल के बेरोजगार अर्नोल्ड मरे से नवंबर 1951 के आखिरी दिनों में हुई थी। दोनों के बीच रिश्ता शुरू हो गया था। ट्यूरिंग ने खुद माना था कि उन्होंने मरे के साथ कई बार संबंध बनाए। जब मरे ने ट्यूरिंग को बताया कि उसने घर में चोरी करने वाले को पहचान लिया है, तो ट्यूरिंग ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। ट्यूरिंग को पता था कि पुलिस उनके रिश्ते के बारे में जान सकती है, फिर भी उन्होंने सब कुछ सच सच बता दिया। पुलिस की पूछताछ में ट्यूरिंग ने अपने और मरे के रिश्ते के बारे में सब कुछ खुलकर बता दिया। मरे ने भी रिश्ता मान लिया, लेकिन चोरी में अपना हाथ होने से इनकार किया। उन दिनों इंग्लैंड में ऐसे रिश्ते को अपराध माना जाता था। ट्यूरिंग और मरे दोनों पर केस दर्ज हुआ। दोनों को फरवरी 1952 में अदालत में पेश किया गया। चोरी का मामला पीछे रह गया और अब पूरा ध्यान इनके निजी रिश्ते पर चला गया। 30 मार्च 1952 को अदालत में ट्यूरिंग
और मरे पर कुल 6 आरोप लगाए गए। ये सारे आरोप आपसी सहमति से बने रिश्ते पर थे, जिन्हें उस समय का कानून गलत मानता था। दोनों ने अदालत में अपने अपराध कबूल कर लिए। ट्यूरिंग के वकील ने सलाह दी थी कि अगर मुकदमा चलता तो उनके निजी जीवन की और ज्यादा चर्चा होती और उनका करियर भी खतरे में आ जाता, इसलिए गुनाह कबूल कर लेना ही सही रहे। अदालत में ट्यूरिंग ने साफ साफ सब मान लिया था। पुलिस को सिर्फ उनकी और मरे की गवाही मिली थी, कोई गवाह या सबूत नहीं था। ट्यूरिंग के साथी ने अदालत में उनके अच्छे व्यवहार और वैज्ञानिक कामों के बारे में गवाही दी, लेकिन अदालत ने सिर्फ रिश्ते को ही मुख्य मुद्दा माना। अदालत ने उनके गुनाह कबूलने के बाद तुरंत फैसला सुनाया। 31 मार्च 1952 को अदालत में ट्यूरिंग ने खुद अपना गुनाह कबूल किया। उन्हें दोषी ठहराया गया। अदालत ने 2 रास्ते दिए, या तो ट्यूरिंग को जेल भेजा जाए या फिर उन्हें इलाज के नाम पर हार्मोन इंजेक्शन दिए जाए। जेल की सजा से बचने के लिए ट्यूरिंग ने हार्मोन इंजेक्शन लेना मंजूर किया। इस इलाज में 1 साल तक उन्हें ऐसे इंजेक्शन दिए गए जिससे उनका शरीर और दिमाग दोनों बुरी तरह बदल गए। ट्यूरिंग ने खुद अपने दोस्तों को लिखा कि इलाज से उनकी तबीयत और मन दोनों पर बुरा असर हुआ है। हालांकि ट्यूरिंग जेल तो नहीं गए, पर इलाज के कारण उन्हें बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी। यह इलाज उस समय के समाज की सख्त सोच का हिस्सा था, जिसमें बिना किसी वैज्ञानिक आधार के लोगों को बदलने की कोशिश की जाती थी। 8 जून 1954 की सुबह ट्यूरिंग की देखभाल करने वाली औरत ने उन्हें उनके कमरे में मृत पाया। ट्यूरिंग के कमरे में उनके पास ही एक आधा खाया हुआ सेब रखा मिला। उसी दिन शाम को जांच में पता चला कि ट्यूरिंग की मौत साइनाइड जहर से हुई थी। उनके पेट में भी जहर के निशान मिले। पास के एक कमरे में रसायन वाला घोल भी मिला, जिसमें ट्यूरिंग अपने छोटे छोटे विज्ञान के प्रयोग करते थे। वे घर पर चम्मचों पर सोना चढ़ाने के लिए साइनाइड का इस्तेमाल करते थे। सेब में जहर था या नहीं, इसकी कभी जांच नहीं हुई। जहर के असर से आम तौर पर झटके आते हैं, लेकिन ट्यूरिंग का बिस्तर बिल्कुल सही हाल में था। 10 जून 1954 को एक जांच बैठी, जिसमें बताया गया कि ट्यूरिंग की मौत साइनाइड खाने से हुई है। उनके शरीर में उतनी मात्रा मिली जितनी शराब के 1 गिलास में आती है। इससे ये माना गया कि यह हादसा नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया था। जांच में सेब को भी जहर देने का तरीका बताया गया, लेकिन उसका टेस्ट नहीं किया गया। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला और उनके परिवार वालों और दोस्तों ने बताया कि ट्यूरिंग पहले की तरह ही अपने काम में लगे हुए थे। उनके मन में मरने जैसी कोई बात नजर नहीं आई थी। उनकी मां ने कहा कि शायद ट्यूरिंग का एक्सपेरिमेंट करते समय गलती से जहर पहुंच गया, लेकिन जांच अधिकारी ने इसे नहीं माना। अधिकारी ने फैसला सुनाया कि ट्यूरिंग ने जहर खाकर अपनी जान दी है, हालांकि वजह साफ नहीं। उस समय इस खबर पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई और न ही फिर से कोई जांच हुई। बाद में कई जानकारों ने कहा कि ट्यूरिंग की मौत को लेकर जितने सबूत मिले वो काफी नहीं थे कि सीधे सीधे इसे खुदकुशी माना जाए। उन्होंने बताया कि ट्यूरिंग का घर में ही एक छोटा लैब था, जिसमें वे साइनाइड के साथ प्रयोग करते थे। मरने के बाद उनके कमरे में तेज गंध भी मिली थी। उनके मुंह में झाग था, जिससे लगता है कि हो सकता है साइनाइड की गैस सांस के साथ अंदर गई हो, सेब से नहीं। ट्यूरिंग रोज रात को सेब खाते थे, इसलिए यह भी हो सकता है कि गलती से सेब पर जहर लग गया हो। साइनाइड की बोतल पर सिर्फ वही उंगलियों के निशान थे, कोई नया निशान नहीं था। आसपास के लोगों और साथियों ने भी बताया कि ट्यूरिंग मरने से पहले खुश थे और अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे थे। उनकी मां हमेशा यही मानती रही कि ट्यूरिंग की मौत एक्सपेरिमेंट के दौरान गलती से हो गई थी, खुदकुशी नहीं थी। हालांकि उस समय जांच में खुदकुशी ही बताया गया, पर आज भी बहुत लोग मानते हैं कि सच क्या था यह पूरी तरह साफ नहीं हुआ। ट्यूरिंग ने 1936 में एक रिसर्च में मशीन की सोच
और उसकी सीमा के बारे में बताया, जिससे कंप्यूटर विज्ञान की नींव पड़ी। उन्होंने बताया कि मशीन से हर सवाल हल नहीं किया जा सकता। जंग के दौरान ट्यूरिंग ने जर्मन सेना के कोड तोड़ने वाली मशीन बनाई, जिससे हजारों संदेश पढ़े गए और जंग का समय कम हो गया। जंग के बाद उन्होंने कंप्यूटर बनाने के लिए नई मशीनों का डिजाइन बनाया और मशीन की समझ पर काम किया। ट्यूरिंग ने मशीन की बुद्धि पर भी कई सवाल उठाए, जिसे आज ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ट्यूरिंग ने 1952 में जीव विज्ञान पर एक खास रिसर्च की, जिसमें बताया कि प्रकृति में कैसे अलग अलग डिजाइन और पैटर्न बनते हैं। ट्यूरिंग को अपने समय में बहुत ज्यादा पहचान नहीं मिली। 1936 में उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गणित में अच्छे काम के लिए एक इनाम जरूर मिला था। जंग के दौरान गुप्त कोड तोड़ने के लिए उन्हें 1946 में एक सरकारी सम्मान मिला, लेकिन उस वक्त उनके असली काम की कोई चर्चा नहीं की गई, क्योंकि सब जानकारी गुप्त थी। 1951 में ट्यूरिंग को एक बड़ा सम्मान गणित के क्षेत्र में मिला, लेकिन बाकी दुनिया को उनके काम के बारे में ज्यादा पता नहीं चला, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी खोजें जंग के राज के कारण छुपी रह गईं। 1952 में उन पर केस चलने के बाद उन्हें बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी और उनके करियर पर भी असर पड़ा। बाद में कंप्यूटर साइंस की सबसे बड़ी सम्मानित ट्रॉफी को ट्यूरिंग के नाम पर रखा गया। ये इनाम उन्हें याद करने और उनके काम की अहमियत बताने के लिए शुरू किया गया, जिसे कंप्यूटर विज्ञान का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। ट्यूरिंग के नाम पर दुनिया भर में बहुत सी मूर्तियां और स्मारक बनाए गए हैं। मैनचेस्टर के एक पार्क में उनकी कांस्य की मूर्ति है, जिसमें वे एक बेंच पर बैठे दिखते हैं और उनके हाथ में एक सेब है। उनके गुप्त कोड तोड़ने वाले काम को दिखाने के लिए एक बड़ी मूर्ति भी बनाई गई है, जिसमें ट्यूरिंग को मशीन के साथ दिखाया गया है। उनके बचपन के घर और बाद की जिंदगी से जुड़े कई घरों पर भी नीली पट्टियां लगाई गई हैं, जिससे सबको पता चले कि ट्यूरिंग यहाँ रह रहे थे। ट्यूरिंग की सोच ने कंप्यूटर और मशीनों की समझ की दिशा बदल दी। उन्होंने ऐसी मशीन का मॉडल बताया जिससे किसी भी प्रोग्राम या हिसाब को निकाला जा सकता है, और यही सोच आगे चलकर आज के कंप्यूटरों की नींव बनी। ट्यूरिंग ने 1950 में मशीन की बुद्धि पर एक खेल बताया, जिसमें अगर कोई मशीन इंसान जैसी बात करे तो उसे भी समझदार मान लिया जाए। आज इसे ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं और इसी से मशीन की बुद्धि की पहचान की जाती है। ट्यूरिंग के काम से यह भी समझ आया कि प्रकृति में जानवरों की धारियां और डिजाइन कैसे बनते हैं। ट्यूरिंग की जिंदगी और काम पर फिल्में भी बनी हैं, जिसमें उनकी मेहनत और निजी संघर्षों को दिखाया गया है। उनकी सबसे चर्चित फिल्में उनके कोड तोड़ने के काम और उनकी जिंदगी की मुश्किलें दिखाई गई हैं। 2009 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ट्यूरिंग के साथ हुए गलत बर्ताव के लिए माफी मांगी थी। उन्होंने साफ कहा था कि ट्यूरिंग को सजा देना बहुत गलत और अमानवीय था। सरकार ने माना कि ट्यूरिंग ने जंग में बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन उनके साथ नाइंसाफी हुई। इसके बाद ट्यूरिंग को माफ करने के लिए कई कोशिशें चलीं। आखिरकार 24 दिसंबर 2013 को उन्हें औपचारिक माफी मिल गई, जिसमें उनके नाम और काम का सम्मान करते हुए उनकी सजा को रद्द कर दिया गया। सरकारी माफी मिलने के बाद भी ट्यूरिंग का नाम सरकारी रिकॉर्ड से खुद ब खुद नहीं हटाया गया था, लेकिन इस माफी ने आगे चलकर पुराने कानूनों में फंसे और लोगों के लिए भी राहत का रास्ता खोला। ट्यूरिंग को माफ करने वालों का कहना था कि उनके साथ बहुत अन्याय हुआ था। पुराने कानूनों की वजह से उन्हें बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी। इन कानूनों को बाद में बदल दिया गया, लेकिन ट्यूरिंग जैसे लोगों को उसका फायदा नहीं मिला। वैज्ञानिकों और समाज के बहुत सारे लोगों ने ट्यूरिंग को माफ करने की मांग की थी। उनका कहना था कि ट्यूरिंग की वजह से युद्ध जल्दी खत्म हुआ और लाखों लोगों की जान बच गई थी। ट्यूरिंग को माफी देने का मतलब सिर्फ दया दिखाना नहीं था, बल्कि ये सरकार का ये मानना भी था कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो आज के कानून और इंसाफ की नजर में गलत था।
कुछ लोगों ने ये भी कहा कि माफी देने का फैसला सही नहीं था, क्योंकि उस वक्त के कानून में ट्यूरिंग ने अपराध कबूल किया था और अदालत ने उसे मंजूर किया था। उनका कहना था कि कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। माफी सिर्फ ट्यूरिंग जैसे बड़े लोगों को नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों को भी मिलनी चाहिए जो ऐसे ही कानूनों में फंसे थे। उनके हिसाब से माफी देने से कानून का सम्मान कम हो सकता है। इस बहस के बाद आगे चलकर कानून में बदलाव हुए और पुराने मामलों में फंसे हजारों लोगों को राहत मिली। अब ट्यूरिंग का नाम न सिर्फ विज्ञान और कंप्यूटर के लिए याद किया जाता है, बल्कि उन्हें इंसाफ के लिए लड़ने की मिसाल भी माना जाता है। ट्यूरिंग की माफी ने समाज को बदलने और पुराने कानूनों को सही करने के लिए रास्ता खोला।